Hi, welcome back to another learning outcome. In this learning outcome, we are going to explain you the cash flow additivity principle. Important है और काफी सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई है, frankly speaking, and this is a lot. This is a lot and काफी advanced है. मतलब मेरे हिसाब से this is discussed way too in advance in your curriculum and मेरे को ऐसा लगता है इसके कई bits and parts को हम लोग को pending रखना चाहिए and बाद में जब हम उन particular areas पे जाएंगे तब हमें बात करनी चाहिए. मैं बताता हूं आपको क्या क्या चीजें आइए एक एक करके बात करते हैं. सबसे पहले कैश फ्लो एडिक्टिविटी प्रिंसिपल क्या है, विल लेट यू नो अबाउट दैट. दिस इज बेसिकली रिलेटेड टू द फंक्शन ऑफ एनपीवी. एनपीवी इज नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो एनपीवी होती क्या है, जैसे हम अभी कर रहे हैं C1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस r to the power 1, and then we are doing C2 plus 1 plus r to the power 2. So what we are essentially doing, we are doing the present value of all the cash flows and then we are adding it up. सो इसी प्रिंसिपल के ऊपर में ये बात है. दिस इज बेस्ड आउट ऑन एनपीवी. इसके अलावा यहाँ पे ये बोला है इट्स इंपॉर्टेंस फॉर नो आर्बिट्राज कंडीशन. विल टॉक अबाउट दैट एज वेल. इसके अलावा फॉरवर्ड रेट्स की बात करनी है विच इज इजी. फॉरेन एक्सचेंज की भी बात करनी है, इजी है लेकिन अगेन दिस इज रिलेटेड विद इंटरेस्ट रेट पैरिटी जो कि हम लोग सीखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में, बात की बात है. एंड देन ऑप्शन वैल्यूज भी है जो कि डेरिवेटिव्स का है. सो इसीलिए मैं कह रहा था कि दिस इज वे टू इन एडवांस. हम काफी सारी बातें ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं. जैसे अब नो आर्बिट्राज की बात है तो नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल को ज्यादा गहराई में समझेंगे डेरिवेटिव्स में. अगर हम बात करते हैं फॉरवर्ड रेट्स की तो ये फॉरवर्ड रेट्स भी हम सीखेंगे फिक्स्ड इनकम यूनिवर्स में. फॉरेन एक्सचेंज इकोनॉमिक्स में सीखना है, ऑप्शंस भी डेरिवेटिव्स में सीखना है. सो आई थिंक मतलब दिस इज अ लिटिल टू मच. सो मैं इसको एक लिमिटेशन में आपको समझाने वाला हूं जिससे आपका काम हो जाएगा. ये पूरी की पूरी जो आपकी लर्निंग आउटकम है कंप्लीट हो जाती है. बट आई थिंक इसके ज्यादा डिटेल्स आप एक्सप्लोर करोगे कहीं और. आओ शुरुआत करते हैं सबसे पहले एनपीवी की. तो एनपीवी का एक बेसिक फंक्शन होता है. एनपीवी का नाम होता है नेट प्रेजेंट वैल्यू. सो ऑब्वियसली एवरीथिंग दैट वी आर गोइंग टू डील इन दिस इज प्रेजेंट वैल्यू. तो हमें सबसे पहले अपने कैश इनफ्लोज की पीवी करनी पड़ती है. दैट इज अवर फर्स्ट स्टेप. Once you have done PV of all the cash inflows, you have to deduct your initial investment, which is basically the amount of investment that you have put up in a project or in an asset. तो आप अपने सारे inflows की पीवी कीजिए, उसमें से इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कीजिए और फिर चेक कीजिए कि क्या आपका एनपीवी ग्रेटर देन 0 आ रहा है क्या. If your NPV is greater than equal to 0, then you are going to accept the project. If it is lesser than 0, you are going to reject the project. ये एकदम बेसिक फंक्शन है. NPV is obviously used to evaluate any project. अगर आप दो तीन प्रोजेक्ट्स के बीच में लड़ाई कर रहे हो, इन द सेंस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स हैं, एंड यू आर गोइंग टू पिक एंड चूज ओनली वन, इन दैट केस जिसकी एनपीवी हाईएस्ट आती है उसको हम लोग चूज करते हैं. ये है एनपीवी का बेसिक फंक्शन. वैसे एनपीवी फंक्शन को हमने यूज करके कैलकुलेशन करके कुछ वैल्यूज भी असरटेन करके दिखाया है. कैलकुलेटर यूज करना हमें आता है एनपीवी के लिए. कैश फ्लोज इंसर्ट करो, एनपीवी प्रेस करो एंड सो ऑन. तो वो हमें आता तो है बट एग्जैक्टली क्या है हम और गहराई में जानेंगे व्हेन वी विल मूव इनटू द कॉर्पोरेट इशूअर्स सेक्शन. Next up is implied forward rate. Now, if you look at implied forward rate, for the timing, I would say you just need to remember this equation. ये equation क्या है? This is 1 plus R2 to the power 2 divided by 1 plus R1 to the power 1 minus 1. अब ये है क्या, मैं आपको समझाता हूँ. देखो समझो, सिचुएशन समझना प्लीज. सपोजिटली यू वांट टू मेक एन इन्वेस्टमेंट फॉर 2 years. आपको सपोज करो 2 साल की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है. आपको इन्वेस्टमेंट में ऐसा बोल रहा है कि आप अगर 2 साल की एक एफडी करते हैं, मैं हर चीज एफडी पे एग्जांपल इसलिए लेता हूं बिकॉज आई एम ऑफ द बिलीव दैट मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स. इफ यू आर स्टूडेंट्स और अर्ली इन योर लाइफ, तो एफडी से ज्यादा अच्छा एग्जांपल नहीं दे सकता मैं. ये आपको एकदम समझ में आ जाएगा एक बार में, ठीक है. तो लो जी, एफडी का एक एग्जांपल दे रहा हूं. सपोजिटली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू नो कि आपको एक एफडी करने को मिल रही है 6% पर एनम पे. So if you want to invest for 2 years, you can invest straight away today and you will get 6% for 2 years. वहीं पे आपको ये बताया गया है कि अगर आप 1 साल की एफडी अभी करो तो वो आपकी हो जाएगी 7% पे, एंड उसके अगले 1 साल की भी जो एफडी है, द बैंक इज रेडी टू कमिट यू अ रेट टुडे. रेट कमिट आज ही हो जाएगा, हालांकि दैट रेट विल बी रेलिवेंट फॉर दिस पीरियड. Now this period or I would say this rate is quoted in advance क्योंकि ये रेट आगे की रेट है. This is a forward rate. ये आज की रेट नहीं है. आज की जो रेट होती है उसे हम टेक्निकल भाषा में कहते हैं स्पॉट रेट. एनी रेट दैट स्टार्ट्स एट 0 इज नोन एज स्पॉट रेट. तो अगर हम इस 7% की बात करें, ये भी स्पॉट रेट है, इसे हम कहते हैं S1. और अगर हम इस 6% की बात करें जो कि 2 साल की रेट है, तो ये भी क्योंकि स्टार्ट 0 पे हो रही है, ये भी स्पॉट रेट है. दिस इज S2. So basically, a spot rate always start at 0.
अब ये देखना है कि वो कितने दूर तक की रेट है. इफ दैट रेट इज relevant for just 1 year or 1 period, then that is S1. If it is relevant for 2 periods, that is S2. इस तरह S3, S4 कितना भी हो सकता है. So the spot rates are known. If the spot rates are known, तो उसके बाद हमें forward rate पता करनी है. Forward rate कैसे पता होगी? Well, forward rate सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा. This is denoted as F11. So what is this? This F11 denotes that this is a forward rate after a year for next 1 year. So जब एक साल बीत जाएगा उसके बाद ये रेट का पीरियड शुरू होगा एंड दिस रेट पीरियड विल एक्सटेंड टिल 1 more year. तो ये 1 से लेकर 2 तक एक्सटेंड करता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है F11. तो बेसिकली यहां पे भी एक फॉरवर्ड रेट आपको कोट की जाएगी. सपोजिटली दिस फॉरवर्ड रेट इज कोटेड एट 6%. नाउ आई हैव अ सीरियस प्रॉब्लम विद रेस्पेक्ट टू दिस रेट. क्यों, मैं समझाता हूं. अगर ऐसा हो जाए कि सपोजिटली फर्स्ट ईयर आपको 7% मिल रहा है और सेकेंड ईयर 6% मिल रहा है और एक 2 ईयर की पूरी एफडी है जिसपे आपको 6% मिल रहा है. आप खुद ही सोचो जरा, कोई भी भला इंसान क्यों 2 साल की एफडी करना चाहेगा 6% पे? इट इज बेटर ना कि हम फर्स्ट ईयर 7% पे कर लें एंड फर्स्ट ईयर के बाद में जब ये मैच्योर हो जाएगा 6% पे कर लेंगे. आप कहेंगे भैया ये 6% सर्टेन थोड़ी ना है, मिलेगा ही. मैं कहता हूं चलो सर्टेन है. मैं कहता हूं द बैंक इज रेडी to give you this guarantee that they will give you or offer you 6% return after a year for next 1 year. So if F11 is known to be 6%, if S1 is known to be 7%, S2 is known to be 6%, nobody is going to invest here. सब लोग ये नीचे वाले में इन्वेस्ट करेंगे, कोई भी 2 साल की एफडी नहीं करेगा. तब यहीं पे आता है नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल. आपका नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल ये कहता है कि फॉरवर्ड रेट मन चाहिए कुछ भी सेट मत करो. योर फॉरवर्ड रेट शुड बी सेट इन सच अ वे दैट इन्वेस्टर्स आर इनडिफरेंट एट टी इज इक्वल टू 0 टू गो इन दिस एफडी और दिस एफडी. नहीं समझे? समझाता हूं. इसका मतलब ये है कि बैंक वाले को इतना समझदार होना पड़ेगा, बैंक वाले को इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, इतना कैलकुलेटिव होना पड़ेगा कि वो किसी भी इन्वेस्टर को इनडिफरेंट रखे. दोनों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए. एक इन्वेस्टर 2 ईयर की एफडी करे या फिर 1 ईयर प्लस 1 ईयर की एफडी करे, उसको रिजल्ट सेम मिलना चाहिए. अगर उसको रिजल्ट सेम नहीं मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ तो रेट में गलती की हो. ईदर योर रेट इज टू हाई और योर रेट इज टू लो. इफ योर रेट इज टू हाई देन पीपल विल ऑब्वियसली ऑप्ट फॉर 1 ईयर एफडी. तो वो 1 साल की एफडी करेंगे फिर उसको वापस फॉरवर्ड करेंगे 1 और साल. और अगर आपकी रेट बहुत कम है तब क्या करेंगे, वो दूसरे वाले में जाएंगे. सो अब यहां पे ये हमको समझना पड़ेगा कि फॉरवर्ड रेट को नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल के हिसाब से हम कुछ भी सेट नहीं कर सकते. इट हैज अ फॉर्मूला एंड दैट फॉर्मूला हैज टू बी अराइव्ड एंड ऑब्वियसली कैलकुलेटेड अकॉर्डिंगली. पहली बात तो ये है. दूसरी बात ये है कि ये आर्बिट्राज या नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल को समझाने के लिए हम सिर्फ ये नहीं मानते हैं दैट दीज रेट्स आर एप्लीकेबल फॉर ओनली इन्वेस्टमेंट पर्पस. What if these rates are also applicable for borrowing purpose? अगर ये बोरो करने के लिए भी अवेलेबल हो तब तो हम यहां पे आराम से बिजनेस कर सकते हैं. कैसे, मैं समझाता हूं. अगर मुझे बैंक वाला ऐसा कोटेशन दे रहा है दैट इज गोइंग टू ऑफर मी 6% इंटरेस्ट रेट फॉर 2 years. अगर मैं इन्वेस्ट करूं तो भी 6%, बोरो करूं तो भी 6%. और अगर हमें दूसरी रेट मिल रही है जो कि 7% की रेट है फॉर 1 year एंड फॉरवर्ड रेट है 6% फॉर 1 year आफ्टर अ ईयर, तो मैं क्या करूंगा बताएं? आई विल बोरो एट 6% फॉर 2 years. तो मैं पूरे 2 साल के लिए बोरो कर लूंगा एंड आई विल पुट माई मनी इनटू दिस सिक्योरिटी जहां पे मेरे को फर्स्ट ईयर तो कम से कम 7% मिल रहा है, सेकेंड ईयर मेरे को 6% मिल रहा है. आई विल मेक सर्टेन मनी हियर. आपको विश्वास नहीं होता? और कैलकुलेशन करके देख लेते हैं. सपोजिटली आई स्टार्ट विथ 100 रुपीज. ये 100 रुपीज भी मेरे पास नहीं है तो आई बोरोड दिस. मैंने इसको बोरो किया एट द रेट 6%. तो आफ्टर 2 years मुझे कितना पैसा देना पड़ेगा? फॉर्मूला विल बी 100 इंटू 1.06 टू द पावर 2. ये फ्यूचर वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाया मैंने. फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला होता है पीवी इंटू 1 प्लस आई टू द पावर एन. सो अकॉर्डिंगली मेरा यहां पे जो बनता है पेबल दैट विल बी 112.36 रुपीज. मैं इसी 100 को फिर क्या करूंगा? आई विल इन्वेस्ट.
मैं इसको फर्स्ट ईयर इन्वेस्ट करूंगा 7% पे, तो एक साल बाद आई विल गेट 107 रुपीज, एंड देन आई विल री इन्वेस्ट एट 6%, जो कि बैंक वाले ने मुझे कोटेशन ऑलरेडी दी है. सो वो 107 फिर 6% पे ग्रो होगा, एंड हाउ मच विल आई गेट? आई विल गेट अ टोटल वैल्यू ऑफ 113.42. बस हो गया हमारा काम. इफ यू लुक एट द एंटायर थिंग, तो आप देखोगे कि ये मैंने अपने जेब से कोई पैसे नहीं लगाए, मैंने 100 रुपए बोरो किए और वापस इन्वेस्ट कर दिए उन 100 रुपयों को. मुझे लास्ट में चुकाने थे 112.36, दिस इज आउटफ्लो, एंड आई एम रिसीविंग 113.42. Obviously, I will pay off all my liabilities. I will still have certain extra fund in my hand. That is my arbitrage profit. Why am I able to generate arbitrage profit? Is because of this silly thing कि ये जो rate set की है बैंक वाले ने, ये rate गलत है. This rate should have been a rate जहां पे ये arbitrage possible ना होता. अब ये rate पता कैसे करते हैं, उसी को हमको सीखना है. So ये rate पता करना बहुत आसान है. For this you need to apply this formula wherein you will take 1 plus 2 years rate का एक फैक्टर और फिर उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 ईयर का रेट, स्पॉट रेट की बात कर रहा हूं मैं, और उसका पावर में 1. सो द फॉर्मूला इज व्हाट? अगर मैं स्पॉट रेट के हिसाब से सेट करूं तो इट इज 1 प्लस S2 टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस S1 टू द पावर 1 माइनस 1. Once you do this, you will get your forward rate, which is F11. F11 क्या है? It is 1 year reinvestment rate after 1 year. तो एक साल की रीइन्वेस्टमेंट रेट है और एक साल बाद ये लागू होगी. क्लियर? सो अकॉर्डिंगली अगर एक सवाल देखिए, हम यहां पे सवाल है कि 2 साल की हमको रेट मिल रही है 3% और एक साल की रेट मिल रही है 2%, तो बताओ F11 क्या होगा? इजी टू कैलकुलेट. हम 2 साल के बॉन्ड को पहले लेंगे, सो वी विल टेक 1.03 टू द पावर 2, we will divide this by 1.02 to the power 1. Correct? We have done that. The rate is 4%. So basically, अगर आप 3% पे ऑफर कर रहे हो 2 साल के लिए और आप 1 plus 1 में स्प्लिट करना चाहते हो और पहला साल 2% है, तो सेकेंड ईयर शुड बी 4% अप्रोक्सीमेटली. करेक्ट? एंड दिस इज हाउ यू विल गेट द वैल्यू ऑफ F11. क्लियर? ये है आपके लिए इंप्लाइड फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट करने का तरीका. ऑब्वियसली अब मैं आर्बिट्राज की बात करता हूं तो आर्बिट्राज करके दिखाना होगा. ये सवाल को देखिए, अगर इस सेकंड क्वेश्चन को देखोगे तो इस क्वेश्चन में बोल रहा है 2 साल का बॉन्ड है 3%, 1 ईयर का बॉन्ड है 2% एंड F11 इज कोटेड एट 5%. नाउ वेट अ मिनट, हम पहले से कैलकुलेट करके रखे. दिस शुड हैव बीन 4%. हम ऊपर कैलकुलेट किए ना, F11 should have been 4%. The banker is quoting us a higher rate. So how are we going to exploit this? Very simple. हम 2 ईयर के बॉन्ड से borrow कर लेंगे and from that borrowed money we will invest for the first year at 2%, for the second year at 5%. When we do so, we will be able to generate certain extra money. So ये होगा कैसे देखो, we will borrow $100 for 2 years. क्या रेट पे? 3% पे. So repayable रहेगा 106.09. Then we will invest this $100 for 1 year. The first year rate is 2%, so we will be receiving $102 at the end of first year. फिर हम 102 होगा यहाँ पे, my bad. This will be 102. ये कोई typographical error है. We will invest $102 for 1.5% and we will get 107.1. Clear? You can calculate this. 102 into 1.05. Yeah, 107.1. So basically we will reinvest $102 which we have received at the end of first year at 5%. So we'll get 107.1. Now you can look and compare कि आपको पे करना है 106.09, आपको मिल रहा है 107.10. So as a result you are able to make certain money here. This is arbitrage profit and this is 1.01. Why we have named this as arbitrage? Too early to comment. मैं बाद में बताऊंगा आपको. Correct? But ये arbitrage profit है and you are able to find this profit or to make this profit because of wrong rate quoted by the banker. The banker should have quoted a no arbitrage rate. Since he did not, so you made certain money. And ये पैसा बनाने के लिए ना आपने रिस्क लिया ना आपने इन्वेस्ट किया. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है. रिस्क भी नहीं लेना और इन्वेस्ट भी नहीं करना है और फिर भी पैसे बनाने हैं. इसी को आर्बिट्राज कहते हैं. मोर डिटेल्स विल फॉलो इन द फर्दर रीडिंग्स. नेक्स्ट अप इज फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स. फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट्स क्या होते हैं समझो. जिस तरह हम एक फॉरवर्ड रेट कैलकुलेट किए, फॉरवर्ड रेट इज बेसिकली अ रेट दैट इज एप्लीकेबल फॉर अ पीरियड which is not starting right now. कभी आगे का पीरियड है. ऐसे ही एक्सचेंज रेट्स में भी हो सकता है.
मैं आज जाऊं और मान लो आज किसी भी डीलर से जाकर के मैं फॉरेन एक्सचेंज की कोट पूछूं, तो विल ऑब्वियसली गिव मी अ कोट, दैट कोट इज रेलिवेंट फॉर टुडे। सो अगर मैं आज जाकर के मान लो डॉलर का रेट पूछता हूं एंड माई डीलर इज कोटिंग 82 रुपीज, ठीक है, सो डॉलर का मान लो रेट आ रहा है 82 रुपीज का इंडिया में आज, फिर मैं उसको बोलूं नहीं 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 मुझे आज नहीं चाहिए, आई नीड डॉलर्स आफ्टर 2 years। नाउ व्हेन आई से आई नीड डॉलर्स आफ्टर 2 years, तो कहानी बदल जाती है। अब आपको अभी इमीडिएट पैसे नहीं चाहिए, आपको डॉलर्स चाहिए थोड़े टाइम बाद में, बट यू वांट दैट रेट राइट नाउ। आपको कोटेशन आज ही चाहिए, गारंटी आज ही चाहिए, कोटेशन आज चाहिए कि 2 साल बाद आप किस रेट पे डॉलर खरीदोगे। नाउ द डीलर विल हैव टू कंप्यूट दिस। डीलर को आपको एक रेट देना होगा, ये रेट वो कैसे कंप्यूट करेगा, तो उसके लिए एक इंटरेस्ट पैरिटी होती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी एक प्रिंसिपल है जो कि आप इकोनॉमिक्स में आगे जाकर के सीखोगे, बट वो प्रिंसिपल यही कहता है कि अगर आपको 1 साल की फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करनी है तो वो कंप्यूट करने के लिए एक फॉर्मूला लगाइए। द फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, टेक द स्पॉट रेट टुडे एंड देन मल्टीप्लाई दिस विथ 1 + r by 1 + r। ऑब्वियसली ये दोनों अलग अलग रेट्स हैं। आपकी करेंसी अगर रुपी बाई डॉलर है तो आपको इंडिया की रेट को ऊपर लेना होगा और यूएस की रेट को नीचे लेना होगा। ये समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है? रुपी बाई डॉलर अपने को कैलकुलेट करना है, स्पॉट रेट इज ऑल्सो इन रुपी बाई डॉलर, सो वी विल टेक द रेट ऑफ इंडिया इन द न्यूमरेटर एंड नीचे लेंगे रेट ऑफ यूएसए। इफ यू आर एबल टू डू सो, आपका ये 1 year का फॉरवर्ड रेट आ जाएगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर 2 year कैसे आएगा, तो वो अभी नहीं सीखना है। फॉर दिस पर्टिकुलर लर्निंग आउटकम 1 year इज एनफ टू अंडरस्टैंड, बाकी आगे सीखेंगे। तो अगर आपको 1 year की फॉरवर्ड रेट पता करनी है, इट इज वेरी सिंपल, जस्ट अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। सो एप्लीकेशन में बोला है रुपी बाई डॉलर टुडे इज 82, इंडिया की रेट है 6%, यूएस की रेट है 1%। ये सारी रेट्स रिस्क फ्री रेट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दीज आर रिस्क फ्री रेट्स, यानी कि ये गवर्नमेंट बॉन्ड की रेट्स है। तो इंडिया की गवर्नमेंट का जो बॉन्ड है वो 6% ऑफर कर रहा है, यूएस में टी बिल्स ऑफर कर रहे हैं 1%। सो विल टेक दीज रिस्क फ्री रेट्स। इन रिस्क फ्री रेट्स को, और ऑब्वियसली ये नॉमिनल रेट्स होती है, ठीक है, दीज आर नॉट रियल रेट्स, दीज आर रिस्क फ्री नॉमिनल रेट्स। जब तक मैं रियल नहीं लिखूंगा, रियल नहीं है, ठीक है ना। अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो प्लीज लिख लीजिए, दीज आर नॉमिनल रेट्स, नॉट रियल रेट्स। सो वी आर टेकिंग नॉमिनल रिस्क फ्री रेट्स एंड बस ये रेट्स हमें दी हुई है, हमें इसकी फॉरवर्ड रेट कंप्यूट करनी है, वेरी इजी। वी विल टेक 82, क्योंकि हमारा कोटेशन है रुपी बाई डॉलर, तो रुपी की रेट रखनी है ऊपर और डॉलर की रेट रखनी है नीचे। सो इट इज 1.06 टू द न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर में 1.01। सॉल्व दिस, यू विल गेट 86.06, दैट इज योर फॉरवर्ड रेट आफ्टर ईयर। ये 1 साल बाद की फॉरवर्ड रेट है। सो अगर आप किसी भी डीलर के पास जाएं और ये बोले कि मेरे को 1 साल बाद डॉलर खरीदना या बेचना है, बताओ आज रेट क्या दोगे, तो ही विल कोट यू अ रेट ऑफ 86.06। क्लियर? दैट इज हाउ वी कंप्यूट फॉरवर्ड रेट। वेरी सिंपल, मोर डिटेल्स इन इकोनॉमिक्स, मोर डिटेल्स इन इकोनॉमिक्स, ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला। कुछ सवाल होने पे सॉल्व करेंगे, बड़ा आराम से बन जाएगा। फाइनली ऑप्शन प्राइसिंग यूजिंग कैश फ्लो एडिक्टिविटी है, ये कवर्ड इन डेरिवेटिव्स है। इट इज इम्पॉसिबल टू बी कवरिंग दीज एरियाज बिफोर एक्चुअली स्टार्टिंग डेरिवेटिव्स। सो मैंने कुछ, बस ये एक ही सेक्शन है, छोटा सा पार्ट है जिसको मैंने कवर नहीं किया यहाँ पे। मैं अगर इसको कवर करने जाता, आई वुड बी रिक्वायर्ड टू टेल यू अबाउट कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, फॉरवर्ड फ्यूचर्स, बहुत कुछ, तो बहुत समझाना पड़ जाता। एंड मुझे लगता है दिस इज नॉट द राइट टाइम टू बी कवरिंग दिस एरिया। सो विल डेफर इट until we start derivatives। so बस इतना सा एरिया है। कोई एक आधा क्वेश्चन आपका लास्ट में शायद प्रैक्टिस प्रॉब्लम का नहीं बने, बट बाद बाकी सारे के सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स आपसे बनने चाहिए, given the fact that you have completed this entire learning outcome। clear? so that is it, I'll see you in the next one, bye bye।